सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई जल्दी से आप लोग आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये जो आपकी क्लास है ये डेली होती है भाई सुबह 7 बजे। ठीक है? तो ये सुबह 7 बजे डेली क्लास होती है और आज भी आपकी 7 बजे स्टार्ट हो गई है। देखो आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई ग्रुप डी की। ठीक है? देखो इस थंबनेल पे जो डेली क्लास होती है वो आपकी सुबह 7 बजे होती है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी के लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स चलाया गया है हमारा, कौन सा, श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है? ये बिल्कुल मतलब फ्रेश बैच है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। ठीक है भाई? और इसमें आपको मैक्सिमम क्लासें कैसी मिलेंगी, लाइव मिलेंगी। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो मतलब नीड के अकॉर्डिंग क्या कर दी गई हैं, रिकॉर्डेड कर दी गई हैं। मैक्सिमम क्लासेस आपको क्या मिलेंगी, इसमें लाइव मिलेंगी मेरे भाई। बहुत अच्छा बैच है, आपको मिल रहा है मात्र 350 रुपए में। कितने में? मात्र 350 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है भाई? और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए क्या चलाया गया भैया, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए आपका तेजस बैच चलाया गया है जो कि बहुत ही शानदार है। आप लोग ले सकते हैं मात्र 499 रुपए में। ठीक है भाई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये देखो आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, स्टार्ट करेंगे। और आज का ये आपका क्या है भैया, पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कर दो। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है भाई? और आंसर कैसे करेंगे आप लोग, ये भी पहले आप लोग समझ लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपका ए आ रहा है तो 1 का आंसर आप लोग 1 करेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1 भी करोगे कमेंट में। और यदि आपका आंसर सी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1 सी करोगे। और यदि आपका आंसर डी आता है तो आप लोग 1 का आंसर क्या करोगे, 1 डी करोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई? चलो जी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे भाई, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है भाई? किस सदन के सदस्यों द्वारा, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो किसकी बात कह दी उसने, मंत्री परिषद की बात कह दी। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है भाई? जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो मेरे भाई लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसकी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है? लेकिन व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है? जब कभी मंत्री परिषद अच्छा काम नहीं करता है तो मंत्री परिषद के खिलाफ क्या आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्य लेकर आ सकते हैं संसद के। ठीक है? जब कभी अविश्वास प्रस्ताव आया और ये क्या हो जाए, पास हो जाए, क्या हो जाए, पास हो जाए, तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद क्या दे देता है, त्याग पत्र दे देता है और लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है? तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो प्रस्ताव है ये कहां लाया जाता है, मंत्री परिषद के खिलाफ। मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है, तो मेरे भाई लोकसभा में ही तो लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाता है। तो आंसर क्या आ जाता है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? शाबाश, बिल्कुल सही है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लोकसभा है ये संसद का क्या है, ये संसद का निम्न सदन है। ये क्या है, संसद का निम्न सदन है। लेकिन जो राज्यसभा है ये क्या है, संसद का उच्च सदन है। ये क्या है, उच्च सदन है। ठीक है? क्लियर है? ये लोकसभा क्या है, लोकसभा मेरे भाई अस्थायी सदन है, अस्थायी। लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। और जो राज्यसभा है ये क्या हो जाएगा, स्थायी सदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी सदन हो जाएगा।
तो बात ये आती है इसके बारे में वर्णन कहां दिया गया है, इसके बारे में वर्णन दिया गया है आर्टिकल 79 में, क्योंकि आर्टिकल जो 79 है इसमें किसका वर्णन दिया गया है, इसमें संसद का वर्णन दिया गया है, किसका, संसद का वर्णन दिया गया है मेरे भाई। इतनी बातें आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, क्लियर है, संसद, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन दिया गया है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन दिया गया है, आर्टिकल 80 में यानी 80 में राज्यसभा का वर्णन दिया गया है, क्लियर है, राज्यसभा का वर्णन दिया गया है। बहुत बढ़िया जी, आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा कर दो जरा आप लोग सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर करेंगे आप लोग सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर भी ए आया वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। क्या किए गए मेरे भाई, मूल कर्तव्य शामिल किए गए। अब आप लोग ये बताइए मूल कर्तव्य शामिल किए गए, तो जो मूल कर्तव्य हैं ये भारत के संविधान में क्या किए गए, भारत के संविधान में क्या किए गए मेरे भाई, ऐड किए गए, बाद में इनको जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को, ठीक है। तो संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, इनके लिए संविधान का एक अलग से भाग बनाया गया जिसका क्या नाम हो जाएगा, भाग 4A, भाग 4A। और किस आर्टिकल में इनको रखा गया, तो आर्टिकल 51 का ए, आर्टिकल 51 का ए में क्या किया गया, मूल कर्तव्य रखे गए, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया है। तो ये किस समिति के आधार पर जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कब जोड़े गए, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1976 में इनको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, क्लियर है भाई। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, समझ गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रेजेंट में मूल कर्तव्य हमारे हैं कितने, तो आप कहोगे भैया 11 हैं, 11 हैं, कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे, दिस इज क्लियर, शाबाश शाबाश मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर कीजिए आप लोग सभी बच्चे, बहुत बढ़िया मेरे भाई। कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है। जो उच्चतम न्यायालय है हमारे भारत का, जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे सलाह लेने का अधिकार किसके पास है, किसके पास है, बताओ जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति के पास है, या कोई भी हाईकोर्ट को है, या भारत के प्रधानमंत्री के पास है, या फिर किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 143 है ना। अब आर्टिकल 143 है ये, आप जो बोलते हो ना 143, ये वो वाला 143 नहीं है, ये आर्टिकल 143 है। आर्टिकल 143 में दिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है मेरे भाई, वो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो कौन ले सकता है, भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। किसमें, आर्टिकल 143 में कहा गया है। जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा, ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 52 में है, किसमें है, आर्टिकल 52 में है। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से प्रेरित किया गया है, प्रेरित, ये कहां से प्रेरित है, तो आप कहोगे भैया ब्रिटेन के संविधान से। कहां से, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है भारत के राष्ट्रपति का पद, क्लियर है भाई, समझ गए, क्लियर है। भारत के राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। तो ये प्रक्रिया जो है ये कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से, अमेरिका के संविधान से ली गई है, समझ गए मेरी बात को। आंसर क्या लगा दोगे आप लोग, आंसर आपका आ जाएगा भाई ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, दिस इज क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखो जरा, भारत के राष्ट्रपति के बारे में ये 4 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है, यानी भारत का राष्ट्रपति का एक पद होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होगा, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है, यानी राष्ट्रपति का निर्माण कैसे होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, ठीक है भाई। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ दी गई है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सीजेआई,
कौन दिलाएगा? सीजेआई दिलाता है। अब आप कहोगे भैया ये सीजेआई कौन होता है? तो सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि यदि भारत का राष्ट्रपति हमारे भारत देश के संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको पद से हटाया जाएगा, और उसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा गया है महाभियोग। क्या कहा गया है? महाभियोग कहा गया है। दिस इज क्लियर, समझ गए आप लोग बात को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। समझ गए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कीजिए आप लोग, सॉरी चौथा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है मेरे भाई? फटाफट से आप लोग बताइए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ये क्या करता है? चुनाव से संबंधित है। चुनाव आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चुनाव आयोग का मुख्य अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो चुनाव जो आयोग होता है मेरे भाई, चुनाव आयोग ये किस भाग में है? संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो संविधान के दिया गया है भाग नंबर 15 में दिया गया है चुनाव आयोग। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 324 में दिया गया है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी मेरे भाई? तो आप कहोगे 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अब स्थापना 25 जनवरी को की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको नोट करना है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, और इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, पहला अध्यक्ष वो कौन बनाया गया था? सुकुमार सेन बनाया गया था, ठीक है भाई। और इसकी जो पदावधि होती है या इसका जो कार्यकाल होता है, या तो वो अपने 6 वर्ष पूरे कर ले, या वो अपने क्या कर ले भैया? 65 वर्ष पूरे कर ले। या तो वो अपने 6 वर्ष पूरे कर ले, या फिर अपने वो 65 वर्ष पूरे कर ले। तो ये उसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? कार्यकाल हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें ये बताइए कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तो ये हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, चुनाव आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल क्या होता है? तो या तो वो अपने 6 वर्ष पूरे कर ले, या अपने वो 62 वर्ष पूरे कर ले। या तो वो 6 वर्ष पूरे कर ले, या फिर वो 62 वर्ष पूरे कर ले, है ना। समझ गए आप लोग बात को? तुम्हें हम लास्ट में एक अच्छी बात बताएंगे, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 का आंसर करें। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? क्या ये केरल में है? क्या ये केरल राज्य में है, या असम राज्य में है, या कर्नाटक राज्य में है, या फिर तमिलनाडु राज्य में है? बताओ आप लोग फटाफट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पे है? कर्नाटक में है, जिसका क्या नाम है? कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, जिसका क्या नाम है? कुंचिकल जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, जो कि आपका कर्नाटक में है। लेकिन हमसे तो नदी द्वीप का पूछा गया है, तो भारत का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है भैया? सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है ना। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो आपका असम में है, और ये किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है मेरे भाई, ठीक है। कहां पे है? असम में है, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा माजुली। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा मेरे भाई, माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल क्या है? तो आप कहोगे भैया मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो आपकी तिब्बत में स्थित है, वहां से क्या है? इसका उद्गम स्थल है। और ये कहां गिर जाती है? ये गिर जाती कहां पे है? गिरती कहां पे है? तो आप कहोगे भैया ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की? तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में कितनी बहती है? भारत में कितनी बहती है? तो आप कहोगे भैया 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर ये क्या होती है? भारत में बहती है। ये भी आपको क्या करना है मेरे भाई? नोट कर लेना है।
ये 2900 किलोमीटर क्या होती है, भारत में बहती है। ठीक है, समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो क्या लगा देंगे आंसर? बी लगा देंगे, बी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये देखो, कह रहा है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का जो रखरखाव किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। बताइए आप लोग, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मेरे भाई, यही क्या हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। ठीक है भाई, केंद्रीय बैंक है, यही क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई, ध्यान देना, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। लेकिन टाइम आया 1937 का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बंबई में बना दिया गया, बंबई में। और फिर टाइम आया 1949 का, तो इसका आरबीआई का क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है भाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत का क्या हो जाएगा? बैंकों का बैंक हो जाएगा, और यही हमारा केंद्रीय बैंक है, और यही क्या करता है? विदेशी विनिमय मुद्रा का रखरखाव करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कब? 1955 में की गई थी। ठीक है भाई, इससे पहले इसका क्या नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला या पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। शाबाश, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर करो आप लोग। इकोमार्क पुरस्कार उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? बताइए, किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो आप कहोगे इकोमार्क जो प्राइज है ये दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण को, यानी जो व्यक्ति पर्यावरण के प्रति क्या है, मैत्रीपूर्ण है, जो व्यक्ति पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसको क्या मिल जाएगा? इकोमार्क प्राइज मिल जाएगा। ठीक है भैया, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है? तो एक देश हो जाएगा जिसका नाम है मालदीव, जिसकी सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मालदीव। जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? माले। क्या हो जाएगी मेरे भाई? माले हो जाएगी। दिस इज क्लियर। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू हो जाएगी। ठीक है भाई, और नेपाल भारत देश की सीमा से लगता है, सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत से लगती है। ठीक है, और नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप कहोगे सर कैसे पता? हमने आपको एक ट्रिक तो बताई थी, जिस ट्रिक का नाम है नेपाल के लिए यूपी वाली बस। यूपी वाली बस, नेपाल के लिए यूपी वाली बस। ये भारत के 5 राज्य हो जाएंगे जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई? यू का मतलब हो जाएगा यूके यानी उत्तराखंड, पी का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है भाई, बी का मतलब हो जाएगा बिहार, क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। यू का मतलब हो जाएगा यूपी, और एस का मतलब हो जाएगा सिक्किम, क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। दिस इज क्लियर, समझ गए आप लोग बात को? पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत की 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। ठीक है भाई, भूटान से भारत की 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कैसे पता? भूटान में क्या है? सपा सरकार है। भूटान में क्या है? सपा सरकार है। सपा, समझ गए? यानी ये 4 राज्य हो जाएंगे। सपा का मतलब क्या हो जाएगा? सपा का मतलब हो जाएगा, अरे इतना मोटा ये कैसे हो गया? अच्छा, तो सा का मतलब क्या हो जाएगा? शा का मतलब हो जाएगा सिक्किम, आ का मतलब हो जाएगा असम, क्या हो जाएगा? असम। ठीक है भाई, और पी का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और ए का मतलब हो जाएगा एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। दिस इज क्लियर। तो ये भारत के 4 राज्य ऐसे हो जाएंगे जो भूटान की सीमा से लगते हैं। दिस इज क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब दिलवाले दुल्हनिया ना ले जाते भाई, अब तो सरकारी नौकरी वाले दुल्हनिया ले जाते हैं, दिलवाले तो देखते रह जाते हैं। समझ गए? हाँ, तो अब प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ पैसा है भाई। ठीक है,
आप कहोगे सर आप कैसे सिद्ध कर सकते हो कि सब कुछ पैसा है? देख लो, आप अनंत अंबानी को देख लो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, तो फिर सब पैसा है, पैसा सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में के योगदान के लिए क्या दिया जाता है? कलिंग प्राइज दिया जाता है। क्या दिया जाता है मेरे भाई? कलिंग प्राइज दिया जाता है। तो खेलकूद के क्षेत्र में नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया जाता है मेरे भाई? कलिंग प्राइज दिया जाता है। और कौन देता है? यूनेस्को देता है। कौन देता है मेरे भाई? यूनेस्को देता है। ठीक है भाई, यूनेस्को देता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। यूनेस्को देता है। तो कलिंग प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। कब? 1952 में की गई थी। दिस इज क्लियर। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है? खेलकूद के क्षेत्र में कौन सा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? कौन सा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा जो कि इस एक विश्वव्यापी संगठन है। ठीक है भाई, जिसका कार्यक्षेत्र है। तो इसका क्या कार्यक्षेत्र है? ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल का, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है भाई, ये कौन सा काम देखता है? युद्ध अपराध, अंतरराष्ट्रीय विवाद या मानव अधिकार मामले? तो आप कहोगे सर जी मानव अधिकार मामले देखता है। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया था पहली बार? तो पहली बार मानव अधिकार दिवस मनाया गया था 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर 1948 में मनाया गया था। और किसने मनाया था? तो यूएनओ ने मनाया था। किसने? यूएनओ ने मनाया था। यूएनओ मतलब इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? बताइए आप लोग फटाफट से। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत के द्वारा जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वो पहला उपग्रह था कौन सा? आर्यभट्ट। कौन सा था मेरे भाई? आर्यभट्ट था। दिस इज क्लियर। समझ गए आप लोग बात को? आर्यभट्ट। इसका परीक्षण कब हुआ था? 1975 में किया गया था। कहां से किया गया था? रूस देश से किया गया था, रूस। तो हमने रूस की सहायता क्यों ली? रूस की सहायता इसलिए ली क्योंकि रूस हमसे पहले भी क्या कर चुका है भैया? अंतरिक्ष मिशन कर चुका है, लॉन्च कर चुका है। और रूस ने सबसे पहले विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया था। रूस ने सबसे पहले विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया था 1957 में, जिसका नाम हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट या स्पुतनिक प्रथम। समझ गए आप लोग बात को? तो जब रूस ने विश्व का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया था स्पुतनिक फर्स्ट, तो हमें भाई रूस पर विश्वास हो गया क्योंकि रूस ये काम कर चुका है। तो हमारे भारत का भी पहला जो उपग्रह लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट, ये रूस की सहायता से लॉन्च करवाया था हमने। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। इसका आंसर बताइए आप लोग। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से क्या हुए थे? घायल हुए थे। कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आप लोग जानते हैं, इनको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब, इनको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और इनको गरम दल का नेता भी बोलते हैं। गरम दल के ये नेता भी थे भैया लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, क्लियर है? लाला लाजपत राय इन्होंने क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध किया था। कमीशन इन्होंने क्या किया था मेरे भाई? साइमन कमीशन का विरोध किया था। इसीलिए इनके सर पे लाठियां पड़ी और लाला क्या हो गए भैया? लाला लाजपत राय घायल हो गए। और बाद में भैया 17 नवंबर 1928 में लाला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो लाला ने क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। किसका? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे मेरे भाई? 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था मेरे भाई 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन। कौन? सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? भारत, तो आप कहोगे भैया साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी को। कब? 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। दिस इज क्लियर। आंसर आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी के माध्यम से कर दी गई थी? एक दंडित अपराधी के माध्यम से कर दी गई थी। किस वायसराय की हत्या? लॉर्ड रिपन की हत्या,
या फिर लॉर्ड कर्जन की हत्या या लॉर्ड मेयो की हत्या या लॉर्ड मिंटो की, तो आप कहोगे भैया लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है भाई? शाबाश। जिसका भी आंसर आ रहा है डी, नहीं सॉरी सी, वो बिल्कुल परफेक्ट है। सी वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल शाबाश। जिसका भी आंसर सी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हम लोग बात करेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो भारत का एक ऐसा वायसराय था जिसने भारत में पहली बार क्या करवाई थी, पहली बार जनगणना करवाई थी, जनगणना। जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी, और कब, 1872 में। और जनगणना करवाने के बाद 1872 में ही इसकी मृत्यु कहां हो गई थी, अंडमान निकोबार में हो गई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा भाई लॉर्ड मेयो। लॉर्ड रिपन एक ऐसा व्यक्ति है जो 1880 से लेकर 1884 तक क्या रहा भैया, भारत का वायसराय रहा। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन है, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था भैया। इसने सबसे पहले तो 1881 में क्या करवाया, नियमित जनगणना करवाई। नियमित क्या करवाई, जनगणना करवाई, नियमित जनगणना करवाई मेरे भाई 1881 में। 1882 में क्या करवाया इसने, 1882 में इसने मेरे भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था इसने, समाप्त किया था। इसने 1883 में क्या करवाया, 1883 में इसके शासनकाल में इल्बर्ट विल आया। इल्बर्ट विल आया था। बहुत पूछा जाता है इल्बर्ट विल का कि इल्बर्ट विल किसके शासनकाल में आया था, तो इल्बर्ट विल इसी के शासनकाल में आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। दिस इज क्लियर। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ये मेरे भाई 1899 से लेकर 1905 तक क्या रहा, भारत का वायसराय रहा। 1899 से लेकर 1905 तक क्या रहा, भारत का वायसराय रहा। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका, बंगाल। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर करो। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, दी बंगाल गजट, कलकत्ता गजट या आपका कलकत्ता क्रॉनिकल। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शाबाश शाबाश मेरे भाई। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है या जल ठंडा रहता है। तो भैया वाष्पीकरण के कारण। सिंपल सी बात है, किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। इसका आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, गलत है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो क्या है, गलत है। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और कहां हुआ था, बिहार में हुआ था। कहां पे, बिहार में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, जैसे राजकुमार शुक्ला, है ना, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद और मूला भाई देसाई, इन लोगों ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ था और इसका नेतृत्व भी किसने किया था, गांधी ने किया था मेरे भाई, गांधी ने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह 1930 में नहीं, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और ये कहां हुआ था मेरे भाई, गुजरात में। गुजरात में उस टाइम पे बारदौली एक क्या था, गांव था, लेकिन आज एक जिला है बारदौली। आज क्या है, एक जिला है बारदौली। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन। दिस इज क्लियर। शाबाश। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, पहली बार किसने प्रस्तावित किया, बताओ आप लोग। तो पहली बार प्रस्तावित किया भैया वाटसन एवं क्रिक ने। बताया था, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था कि डीएनए का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वो द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। इसीलिए इनको क्या दिया गया था, 1962 के आसपास नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर कीजिए आप लोग 18 का। डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी आ जाती है। जब कभी डेंगू बुखार होता है तो हमारे जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, इसमें सबसे जल्दी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और प्लेटलेट्स किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है मेरे भाई। किस में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है भाई, आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपीयू। दिस इज क्लियर? सीपीयू हो जाएगा। और हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? ये आपकी 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। और ये आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। और यही आपका क्या है भैया? होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, इसके बारे में आपको सभी बच्चों को जरूर बताना है और आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, और आज के लिए हम लोग 20 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे बकाया, और आगे से हम लोग पूरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए और खुश रहिए। आपके लिए भाई देखो बहुत अच्छा बैच चलाया गया है। हम एक बार और कहेंगे कि देखो हमारा बहुत अच्छा बैच चलाया गया भाई, श्योर सिलेक्शन बैच। इसको आप लोग यदि लेते हैं तो ये अभी मिल जाएगा आपको मात्र 350 रुपए में। ठीक है भाई, माना कि आपने इस कोर्स को ले लिया है तो आप अपने भाई को दिलवा सकते हैं, आप अपनी बहन को दिलवा सकते हैं, आप अपने दोस्त को दिलवा सकते हैं। ठीक है, आप यदि मतलब किसी के पीछे 200-500 रुपए खर्च करना चाहते हैं तो मत कीजिए, आप उसको कोर्स लेकर दे दीजिए। पढ़ेगा वो, क्या करेगा? पढ़ेगा, कम से कम समझेगा तो कि रियल लाइफ क्या है, एजुकेशन की क्या वैल्यू है। और इस दुनिया को और कुछ नहीं बदल सकता, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही बदल सकती है। ठीक है भाई, यदि किसी को देना है तो आप ऐसी चीजें दीजिए ना गिफ्ट में, और क्या मजा आ जाएगा भाई। वो भी बंदा पढ़ेगा, उसकी भी ग्रुप डी में जॉब लग जाएगी, वो पूरी जिंदगी आपको दुहाइयाँ देगा कि वाह मेरा एक दोस्त था जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे बारे में इतना कुछ सोचा। ठीक है, तो मात्र 350 रुपए का कोर्स है, आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। दूसरा बैच है एनटीपीसी के लिए, हमारा तेजस बैच है मात्र 499 रुपए का। ठीक है भाई, ये दोनों कोर्स रेलवे के लिए चल रहे हैं, बकाया आरपीएफ के लिए भी चल रहा है। लेकिन अभी ये दोनों कोर्स अभी ट्रेंड में है क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। तो ये दोनों कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। कल मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। जय हिंद।